जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है। तो मुझे एक ये पीडीएफ मिली थी, मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवाया। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा आप लोग के लिए कैसे भी करके मैं इनको भी आपको पढ़ा दूँ। 30 क्वेश्चंस हैं, आपको अपना इसमें स्कोर बताना है कि आप कितने सही कर पाए। और ये मुझे एक पीडीएफ मिल गई थी, मैंने इसका प्रिंट निकलवाया और आप लोग को करवा दे रहा हूँ। आप लोग को 1 रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं। जब तक मैं इधर पढ़ा रहा हूँ ना, तो एक एक मैं खुद खरीद लूँगा, सब कुछ करके आपको पढ़ा दूंगा। बस आपको इनको याद करके जाना है एग्ज़ाम में, ताकि आपसे एक क्वेश्चन भी ना छूटे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। मैंने जैसे कि सीरीज़ चल रही है, ये आपको सब पढ़ा चुका हूँ जो सेट करवाए हैं। मुझे बाकी इसमें जो है आपकी मैथ नहीं है, जीके जीएस है। मैंने सोचा आपको करा दूं ताकि बहुत इजीली आपका एग्ज़ाम क्रैक हो, बस इससे मतलब है मेन, बाकी और कोई मतलब नहीं। और जो टीए वाले हैं उनको 2 घंटे का समय मिलेगा, एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। ऐसे ही जैसे ये पेपर है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही आएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई दोस्तों। कौन सा है? मुंबई। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे? राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे? जयपुर, उदयपुर, पोखरण या कोटा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कहाँ किए थे? पोखरण में किए थे। कहाँ किए थे? पोखरण में किए थे। परमाणु परीक्षण कहाँ किए थे? पोखरण में किए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? संस्कृत में महाभारत किसने लिखी थी? बाणभट्ट, संत वेद व्यास, बाल मुकुंद गुप्त या तुलसीदास शर्मा ने लिखी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत वेद व्यास ने लिखी। संस्कृत में महाभारत किसने लिखी? संत वेद व्यास ने लिखी थी। तो दोस्तों ये एक पीडीएफ मुझे मिल गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होगी। मैंने प्रिंट आउट करवा के इसको सॉल्व करा देता हूँ, अब ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है। जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है? पिच, एरिना, मैट, बोर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या है? मैट। जूडो और कराटे के खेल क्षेत्र का नाम क्या है? मैट। क्या नाम है? मैट। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। थाईलैंड की मुद्रा है बाट, रुपया, युआन, येन। तो थाईलैंड की जो मुद्रा है, मुद्रा से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है एग्जाम में। तो आपको सब कहीं की मुद्राएं याद करना है। जो पहले मैंने सेट करवाए हैं उसमें भी आपको मैंने एक आध जगह की मुद्राएं बताई हैं। तो थाईलैंड की मुद्रा क्या है? बाट। क्या मुद्रा है? बाट दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन बहुत जल्दी पिकअप करता है एग्जामिनर, ऐसे क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांस रहती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह, उदय सिंह, माधो सिंह या सवाई मान ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो राजधानी से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है दोस्तों। तो नागालैंड की राजधानी दिसपुर, कोहिमा, गंगटोक या इम्फाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोहिमा है। कौन सी है? कोहिमा दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? 1965 में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या राजीव गांधी। तो सही उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। सन 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं? समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संपत्ति का अधिकार। इनमें से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का आधार दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें कौन कौन शामिल होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या लोकसभा और विधानसभा के सदस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स डैश में स्थित है? कौन से में? आगे इसके ऑप्शंस इसके आगे लिखे हैं दोस्तों। हैदराबाद,
चेन्नई, बेंगलुरु, कोची। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद दोस्तों। दोस्तों एक पेज कंप्लीट हुआ, आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 12वें क्वेश्चन पर चलते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी सेट मैं आप डालूँ इस पर तो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रोफेसर इकबाल, सरोजनी नायडू। इसका सही उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने। वंदे मातरम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? किसने गीत लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, शिमला, दार्जिलिंग, कोलकाता। इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 13 में भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। गांधी जी ने किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, पूना समझौता या असहयोग आंदोलन। तो भारत जी ने करो या मरो, गांधी जी ने मरो का नारा, करो या मरो का नारा किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। किसमें दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से किस गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है? सुएज नहर, पनामा नहर, बेरिंग सागर या अलास्का की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पनामा नहर। कौन सा? पनामा नहर। कौन सा? पनामा नहर दोस्तों, याद कर लेना। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं दोस्तों। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है दोस्तों? 60, 120, 180, 240। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 120। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका दोस्तों। जब आपको पेपर देने जाना है तो आपको घबराना नहीं, एक बार ये सब रिवाइज करके जाना है। वीडियो को 2x स्पीड पर लगा के सारी वीडियोस को पूरा मेरी वॉच कर लेंगे, आपका पेपर बहुत इजी क्लियर हो जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे इंडियन आर्मी में। तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन कितने दिन का होता है? 120 दिन का। कितने दिन का? 120 दिन का। ऐसी सीरीज यूट्यूब पर सिर्फ हमारे ही चैनल प्रोवाइड करा रहा है, जो A to Z जानकारी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से निकाल कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या मैग्नीशियम की कमी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी। किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होते? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लाउन फिश या वेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेल में नहीं होते। गलफड़े किसके नहीं होते हैं? वेल के। दूरदृष्टि दोष का कारण क्या है? अभिनेत्र लेंस की अत्यधिक वक्रता, नेत्र गोलक का प्रसार या अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना, या कोई विकल्प सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की फोकल लंबाई का बहुत लंबा होना। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की। पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। स्वेटरलाइज, ऑक्सीकरण एजेंट, अपचायक कारक, लीचिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीकरण एजेंट के लिए किया जाता है। प्रकाश का संश्लेषण एक प्रक्रिया है। प्रकाश का संश्लेषण एक प्रक्रिया है। उपज, अपचयी या आगे लिखे इसके ऑप्शन, या एक्सोथर्मिक, इनमें से कोई नहीं। चलते हैं पीछे। प्रकाश संश्लेषण एक उपचय प्रक्रिया है। क्या है? उपचय प्रक्रिया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 21 तक कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? डेल्टन, मेंडलीफ, डोबेराइनर, मोसले। तो किसके द्वारा दिया गया था? मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। फोम का उपयोग अग्निशमक के रूप में किस परिस्थिति में किया जाता है? क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग, सामान्य आग। तो क्वेश्चन नंबर बी जो है, जो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जो
ग्लास, बी की आग की मदद से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। चुंबकीय कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा को दर्शाया करती है किसे? उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, पूर्व दक्षिण या पूर्व पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर दक्षिण। किसे दर्शाती है? चुंबकीय कंपास में एक चुंबकीय सुई होती है जो हमेशा उत्तर दक्षिण को दर्शाया करती है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। समतल दर्पण बनाया जाता है। वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब, वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब, वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब या वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब। इससे सही और इतनी इजी इतनी फास्ट कोई भी नहीं करवाता है। किसी भी चैनल पर आप देख सकते हैं। मैं तो A to Z चीज़ें आपको बस सिखाना और बताना चाहता हूँ। यही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, अन्यथा किसी से भी नहीं पूछा जाएगा। अन्यथा कहने का मतलब है अगर आप स्टार वाइज पूरा चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो उतना टाइम नहीं है कि आप सिलेबस 10 से 15 दिन में कंप्लीट कर पाएँ। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा दोस्तों। इनमें से कौन सा एक निष्क्रिय गैस नहीं है? जीनोन, फ्लोरीन, आर्गोन, हीलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या क्वेश्चन पूछा था देख लीजिए। इनमें से कौन सी एक निष्क्रिय गैस नहीं है? कौन सी नहीं है? फ्लोरीन नहीं है दोस्तों आपकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रतिबिंब, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या विवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। जिंक के इलेक्ट्रॉनिक शोधन में सम्मिलित शुद्ध जस्ते का निक्षेपण किस पर होता है? बिजली के ऋणात्मक छोर पर, बिजली के धनात्मक छोर पर, बिजली के ऋणात्मक और धनात्मक छोर पर, दोनों पर या घोल में। दोस्तों इसका जिंक के इलेक्ट्रोलाइटिक शोधन में सम्मिलित शुद्ध जस्ते का निक्षेपण किस पर होता है? बिजली के ऋणात्मक छोर पर। किस पे? बिजली के ऋणात्मक छोर पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। अब बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर की या निफोस्कोप की, नेफेलियोमीटर की या वेंचुरीमीटर की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निफोस्कोप की। किसकी? निफोस्कोप की। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 तक मैंने आपको करवा दिया। अब आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, जो मैंने आपको जीके जीएस बोला था कि 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोग को स्कोर जरूर बताना है कि आप 30 क्वेश्चन में से आप कितने सही कर पाए। यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका समवेग। ये क्वेश्चन का मैंने उत्तर भी हटा दिए हैं, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए था। यदि निकाय का वेग दोगुना हो जाता है तो इसका समवेग। इसका सही उत्तर आपको बताना है अगर आपकी पढ़ाई सही चल रही होगी। उत्तर मैंने इसलिए हटा दिए हैं यहाँ पर से तो कि यहाँ पर कुछ एरर हो गया था। अगर आप इसका उत्तर बता पाते हैं तो बताएं, वरना आप 29 में से अपना स्कोर बता सकते हैं कि आपने 29 में से कितने कर पाए। 25 किए, 27 किए या 20 ही कर पाए, कितने सही कर पाए। तो ये मुझे एक इंपॉर्टेंट सीरीज लगी थी जीके जीएस की 30 क्वेश्चन की, तो मैंने आपको सेट करवा दिया ये जीके जीएस का। अब दोस्तों आपको डिफेंस किंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना कुछ ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।